चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चे इस चैप्टर में। बेसिकली हम लोग को पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट के फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो सर सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेंगे बच्चों कि मार्केट क्या है। मार्केट क्या है, जब तक ये नहीं पता होगा तब तक फॉर्म्स तो जानना डिफिकल्ट है ना बेटा, नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई मार्केट क्या है, ये चीज समझना होगा, तब जाकर हमें मार्केट का टाइप पता चलेगा। तो आइए बच्चों हम लोग कंटेंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या है। देखिए, पहले के समय में हम लोग क्या बोला करते थे मार्केट के बारे में। बेसिकली क्या हमारा कॉन्सेप्ट हुआ करता था बच्चों उस समय। पहले हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल यही था ना बच्चों कि मार्केट इज अ टर्म विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब या तो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करते थे बच्चों, या फिर कोई लोकेलिटी वेयर गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जहां बच्चे चीजें खरीदी जाएं और बेची जाए। गुड्स और सर्विसेज परचेज किए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। लेकिन राइट नाउ बच्चों, अगर हम अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, मतलब करंट सिनेरियो पे बात करते हैं, तो मार्केट अब कोई प्लेस तो रहा नहीं बच्चों, क्योंकि मार्केट एक ग्लोबलाइज हो गया है। पूरी दुनिया कनेक्ट हो चुकी है। मार्केट एकदम से जुड़ चुका है बच्चों, ज्योग्राफिकली बहुत वास्ट हो चुका है। सिंपल सी बात है। तो अब अभी के समय में बच्चों इस करंट सिनेरियो में ये कहना बहुत सही होगा कि मार्केट इज अ मैकेनिज्म। मार्केट एक मैकेनिज्म है, मार्केट एक सिस्टम है बाय विच बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट क्या है बच्चों, राइट नाउ ये कहना सही होगा कि मार्केट एक मैकेनिज्म है, मार्केट एक सिस्टम है। वैसा सिस्टम जहां बायर और सेलर इंटरैक्ट कर रहे हैं, बायर और सेलर मिल रहे हैं बच्चों, चाहे ये ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग हो, मार्केटिंग हो। अब ये जो बायर और सेलर्स होते हैं, ये दोनों लोग खुद बच्चे बायर्स और सेलर्स इसलिए इंटरैक्ट होते हैं ताकि ये किसी भी गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सके बच्चों। सिंपल सी बात है। देखिए, मार्केट बहुत तरह का है बच्चों। मार्केट रीजनल मार्केट भी है। आप पढ़ते हैं कभी कभी सर किसी पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल करता है। जैसे बच्चों हमारे, अगर हम लोग अपने पटना के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ जो बाकरगंज है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ये पूरे बिहार को कंट्रोल कर रहा है। गोविंद मित्रा रोड, मेडिकल दवाइयां मिलती हैं बच्चों, ये पूरे बिहार को कंट्रोल कर रहा है। तो एक रीजनल मार्केट है, एक पर्टिकुलर रीजन को कंट्रोल कर रहा है, पर्टिकुलर रीजन को। मार्केट क्या है हमारा, नेशनल भी है। मार्केट क्या है हमारा, इंटरनेशनल भी है ना बच्चे। अब देखिए बच्चों, पुराने जमाने में मार्केट को हम लोग मंडी भी कहा करते थे। देखिए, इन इकोनॉमिक्स द मार्केट इज मोर देन ज्योग्राफिकल एरिया। मंडी, मंडी क्या है, मंडी एक प्लेस है जहां बायर और सेलर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर सके, प्राइस को डिटरमाइन कर सके, क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सके। तो बच्चों एक कंक्लूजन ये निकल रहा है इस पूरे डिस्कशन से। ओवरऑल अगर हम लोग डिस्कशन निकालते हैं तो ये पता चल रहा है सर कि मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं। मतलब अगर हम इस चीजों को हटा दें तो फिर मार्केट का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर बाजार में बायर्स और सेलर्स नहीं है, देखिए अगर हम लोग एलिमेंट पे बात करते हैं बच्चों, एलिमेंट्स, मार्केट के एलिमेंट पे, तो सबसे पहले तो हम लोगों को दिख रहा है बायर एंड सेलर्स। मतलब बिना बायर और सेलर्स के हम काम ही नहीं कर सकते हैं। तो बायर और सेलर्स का एग्जिस्ट करना, सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। दूसरा बच्चों, हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट का मतलब ही हुआ कि जहां गुड्स और सर्विसेज हो। अगर बच्चों गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो वो मार्केट नहीं हो सकता। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों, जब तक गुड्स और सर्विसेज नहीं होगा, आप सोचो ना बच्चों, अगर गुड्स नहीं है तो आप क्या डिमांड करोगे। मार्केट में डिमांड भी तो होना चाहिए बच्चों। गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो आप डिमांड ही नहीं कर सकते। और बच्चों जब गुड्स और सर्विसेज नहीं है तो आप सप्लाई नहीं कर सकते।
तो गुड्स और सर्विसेज का होना बहुत जरूरी है ताकि डिमांड और सप्लाई फुलफिल हो सके। आप सोचो ना बच्चों, गुड्स नहीं है तो तुम क्या डिमांड करोगे, गुड्स नहीं है सेलर क्या सप्लाई करेगा। तो गुड्स और सर्विसेज का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। मार्केट का मतलब क्या है बच्चों? नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो मार्केट नहीं है। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। अच्छा, अब आप समझना चाहोगे कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर सेलफोन के बारे में हम लोग नहीं जानते, मोबाइल के बारे में हम नहीं जानते, कोई भी गुड्स ले लो बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको पता ही नहीं होगा तो क्या वो मार्केटाइज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, गुड्स बनाते हो और आप उसको मार्केट में लाते ही नहीं हो, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। बच्चों फॉर एग्जाम्पल आज आप डेयरी मिल्क चॉकलेट कंज्यूम करते हो, परचेज करते हो। बच्चों अगर डेयरी मिल्क का एडवर्टीजमेंट नहीं होता, डेयरी मिल्क के बारे में आपको बताया नहीं जाता, तो क्या वो मार्केट का हिस्सा बनता कभी? बिल्कुल नहीं बनता बच्चों। मार्केट का वो हिस्सा बनता? बिल्कुल नहीं बनता। मार्केट का वो पार्ट बन ही नहीं सकता था बेटा। इसलिए तो एडवर्टीजमेंट की जाती है, कंज्यूमर्स को बताई जाती है बच्चों। इसलिए तो चॉकलेट हो, कोई गुड्स हो, कोई सर्विसेज हो, उसका एडवर्टीजमेंट होता है ताकि लोगों को पता हो। अब सोचो ना बच्चों, जब टाटा ने ज्वेलरी के बिजनेस में इंटर किया, तनिष्क कोलेबरेट किया, तनिष्क बनाया, उसने मार्केटाइज की बच्चों। टाटा ने बताया कि देखो हम गोल्ड के बिजनेस में, नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलता, और पता नहीं चलता तो ट्रस्ट जनरेट नहीं होता, आप जाते ही नहीं। समझ रहे हो बच्चों? तो देखो कुछ चीजें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है मार्केट का। सबसे पहला बच्चों, मार्केट में कमोडिटी का होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात। दूसरा, बायर्स एंड सेलर्स का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, यही तो हम आपको बता रहे थे बच्चों, नॉलेज, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। बच्चों जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा आपको कभी पता ही नहीं होगा और वो मार्केट कभी बन ही नहीं सकता। आज बच्चों आप तुरंत कहते हो कि भाई एप्पल की आईफोन की ये फीचर्स है, तो कैसे आप जानते हो? क्योंकि आपको बताया गया। आप कैसे जज करते हो कि बेस्ट फोन है? आप कैसे डिसाइड करते हो कि वो बहुत अच्छे फीचर्स है? क्योंकि आपको बताए जाते हैं बच्चों। अगर कंपनी आपको बताती नहीं, कंपनी आपसे कम्युनिकेट नहीं करती बच्चों, तो वो कभी मार्केट का हिस्सा ही नहीं बन सकता था। मतलब ना तो आप डिमांड करते और ना वो सप्लाई करता, तो मार्केट बनता ही नहीं बच्चों। ना तुम बायर्स बनते, ना वो कंज्यूमर्स बनता। लॉजिकल बात है ना बच्चों? तो कहता है कि प्लेस और एरिया होना जरूरी है। तो बच्चों यहां प्लेस का जरूरी नहीं, किसी फिजिकल प्लेस के बारे में बात हो रही है, किसी भी तरह के सिस्टम के बारे में बात हो रही है जहां हम फिजिकली या वर्चुअली इंटरेक्ट कर पाए, मिल पाए। सिंपल सी बात है। जैसे बच्चों ऑनलाइन शॉपिंग, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, बस फर्क है कि दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे सर, मिल नहीं रहे, बट इंटरेक्शन हो रही है बायर और सेलर्स के बीच। क्वांटिटी को लेकर नेगोशिएशन हो रही है, प्राइस को लेकर नेगोशिएशन हो रहा है। अगर आप एग्री करते हो तो आप परचेस करते हो, ऑर्डर करते हो। एग्री नहीं करते, आप ऑर्डर नहीं करते बच्चों। सिंपल सी बात है ना? बोलो ना बच्चों, कुछ आइडिया लगा आपको? Yes, sir. अब देखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटा मार्केट, कोई भी गुड्स, बच्चे दुनिया की कोई भी गुड्स और किसी भी तरह की सर्विसेज, बच्चों जब तक उसका उसके अंदर एक यूटिलिटी नहीं होगी, उसका एक एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगा, वो मार्केट में नहीं आ सकता बच्चों। उसका एक एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो उसका एक एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए। एक्सचेंज वैल्यू, जब तक एक्सचेंज वैल्यू नहीं है तो नहीं हो सकता। एक मिनट, चलिए।
तो सर आप बताना चाह रहे हैं कि एक्सचेंज वैल्यू होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा बच्चों इमेजिन करो, दुनिया की कोई वैसी गुड्स जिसको कोई खरीदना ही नहीं चाहता, नहीं चाहता कि वो एक रुपया भी दे। आप सोच लो, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है, तो बेकार है, उसको दुनिया का कोई इंसान पसंद नहीं कर रहा है। क्या वो मार्केट का कभी हिस्सा बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा बच्चों। वो मार्केट का कभी पार्ट ही नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। लोग उसको नहीं लेना चाहते, लोग उसके बदले में एक रुपया भी नहीं देना चाहते, फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते बच्चों, उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, तो वो मार्केट नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जब हम लोग के घर पे न्यूज़पेपर पुराना हो जाता है बच्चों, ओल्ड मैगजीन्स हो जाती है, हम लोग जब उसको स्क्रैप वाले को, कबाड़ को दे देते हैं बच्चों, भंगार के भाव में, कबाड़ के भाव में दे देते हैं, तो देखिए उसका एक एक्सचेंज वैल्यू है। भले वो आपको उसके बदले में 2 ही रुपए दे, 10-20 रुपए ही दे, लेकिन वो देता जरूर है बच्चों, उसकी एक एक्सचेंज वैल्यू है। सिंपल सी बात है। तो बच्चों दुनिया की हर एक गुड्स जिसका एक एक्सचेंज वैल्यू होगा, वो मार्केट का हिस्सा होगा बच्चों, और वो मार्केट में बिकेगा। आई बात समझ में? वो मार्केट का पार्ट होगा बच्चों, और मार्केट में बिल्कुल बिकेगा। देखिए सर एक बात बताइए, मार्केट के बारे में कह रहा है कि मार्केट क्या है, तो मार्केट इज डिफाइंड एज, मार्केट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, तो मार्केट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, क्या है भाई? तो सेट ऑफ एक्टिविटीज है। सर एक्टिविटीज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बच्चे ये भी होता है कि कोई लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं, सर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों की मार्केट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज बाय विच पोटेंशियल बायर्स, जितने पोटेंशियल बायर्स हैं, पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स आर ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर ईच अदर। इसमें ये क्या है? तो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं ईच अदर। अच्छा किस लिए बायर और सेलर कॉन्टैक्ट में क्यों आ रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, समझने वाली बात है। ताकि परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटी हो सके, गुड्स खरीदे जा सके और गुड्स बेचे जा सके। इसलिए बच्चों हम लोग डिफाइन करते हैं कि मार्केट इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज by which potential buyers and potential sellers are brought in close contact for purchase and sell of commodity। मतलब बच्चों कमोडिटी भी आ सकता है इसमें, और सर्विसेज भी आ सकता है। तो आई थिंक सो आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। चलिए, तो ये चीजें हमारा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई बता सकता है बच्चों 2 मिनट में इसको समराइज कर सकता है कि मार्केट क्या है? निश्चय बता सकते हो बेटा, थोड़ा ट्राई करो, तो बताओ तो क्या है मार्केट, एक बार समराइज करो। Sir, we can say that a market is a mechanism by हम्म, by which buyers and sellers interact to determine the price and quantity of goods and service. ओके वेरी गुड। चलिए, तो ओवरऑल मतलब ये कंक्लूजन निकला, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर सिंपल हम कि मार्केट एक मैकेनिज्म है। मार्केट क्या है सर? तो मार्केट एक मैकेनिज्म है। मार्केट एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब होता है बच्चों सिस्टम, जिसमें बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। बच्चों इस इंटरैक्शन का तरीका बहुत हो सकता है हम आपस में आमने सामने बात कर रहे हो सकता है बच्चों हम ऑनलाइन बात कर रहे हो। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें बायर और सेलर इंटरैक्ट कर रहा है। क्यों इंटरैक्ट कर रहा है? टू डिटरमाइन द प्राइस, ताकि हम किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को डिटरमाइन कर सके, एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हमें कितना क्वांटिटी लेना है। अच्छा बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम एक शॉप पर गए,
स्टेशनरी शॉप पर गए, तुमने कहा कि भैया हमें 2 पेन दीजिएगा। बच्चों देखो, तुम्हारा ये कहना, एक चीज देखना बच्चों, मान लो ये हम लोग हैं, हम लोग हो गए बायर, और हम लोग एक शॉप पर जाते हैं, वहां है एक शॉपकीपर, सेलर है, स्टेशनरी शॉप है इनका। हम लोग कहते हैं भैया हमें 2 पेन दे दीजिएगा, 2 पेन दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सुनिएगा बच्चों, हम दोनों के बीच एक इंट्रैक्शन हो रहा है। जैसे हमने कहा भैया 2 पेन दीजिएगा, इन्होंने कहा ठीक है देते हैं, कौन सा पेन, हम लोगों ने नाम बता दिया, तो ये पेन लेकर आते हैं, तो हम दोनों के बीच सबसे पहले इंट्रैक्शन हुआ। अब इंट्रैक्शन में 2 बातें हुई, सबसे पहले क्वांटिटी, हमने कहा 2 पेन दीजिएगा। तो बच्चों हम लोगों का कहना कि हमें 2 पेन दे दीजिए, ये एक इंट्रैक्शन है, हम लोगों ने क्वांटिटी डिटरमाइन किया, इसने हमें प्राइस कह दिया। अब बच्चों अगर हम एग्री है, वो प्राइस हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ले लेंगे, मतलब परचेज और सेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चों कि एक मैकेनिज्म है जिसमें बायर और सेलर इंटरैक्ट करता है और प्राइस भी डिटरमाइन करता है, क्योंकि बच्चों अगर हम अफोर्ड कर पाएंगे तभी तो लेंगे, अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तब हम थोड़ी परचेज करेंगे बच्चों, नॉट पॉसिबल कि हम परचेज कर पाए, फिर हम लोग नहीं परचेज करते हैं। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक सो क्लियर होगा। यस सर। ठीक है, ओके, यहां तक तो हम लोग समझ गए, मैंने पहले भी बताया था आपको। अब देखिए ओवरऑल कंक्लूजन क्या क्या निकला, एक बार नटशेल में बताते हैं, फिर फर्दर मूव करते हैं। मैंने अभी ये बताया बच्चों आप लोगों को कि मार्केट तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक वहां गुड्स और सर्विसेज प्रेजेंट ना हो। समझिए बच्चों, यानी गुड्स और सर्विसेज का अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आप सोचो बच्चों, अगर मार्केट में गुड्स नहीं होगा तो हम लोग क्या डिमांड करेंगे? कुछ नहीं। और बच्चों अगर गुड्स और सर्विसेज प्रेजेंट नहीं होगा तो सप्लायर क्या सप्लाई करेगा? तो मार्केट को एग्जिस्ट करने के लिए बच्चों, बाजार जैसे वर्ड, टर्म और सिचुएशन को सस्टेन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का होना जरूरी है, ताकि डिमांड भी हो सके और सप्लाई भी हो सके। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बायर्स और सेलर, बिल्कुल। सर कम्युनिकेशन क्यों कह रहे हैं आप? बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको ये कभी बताया ही नहीं जाए गुड्स और सर्विसेज के बारे में, या अगर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट नहीं करेगा, एग्जाम्पल बच्चों, हम लोगों को चिप्स खाने का मन था, लेस, और कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन था, हम लोग शॉप के बाहर गए और बेचारे शॉपकीपर अंकल को देखते रहे, उनको ध्यान से देख रहे हैं, अरे भैया की शॉप पे तो चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, हमें खाना भी था और पीना भी था, लेकिन हम दोनों आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे, ना हम सेलर से बात कर रहे हैं, ना वो हमसे बात कर रहे हैं। बच्चों जब हम दोनों के बीच आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, आपस में कोई बातचीत नहीं होगी, तो क्या कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज होगा? नहीं होगा। तो हम दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है बच्चों, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताए थे बच्चों, 5 पॉइंट में आप इसको ऐड कर सकते हैं, एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू बच्चों, दुनिया की हर एक चीज जिसकी एक कीमत लगाई जा सकती है, वो जरूर मार्केट का हिस्सा होगा बच्चों, क्योंकि वो बेचा जा सकता है, चाहे वो पुरानी चीजें हैं, स्क्रैप है, कबाड़ है, भंगार है, हर एक चीज बच्चों जिसकी कीमत लगी लगाई जा सकती है, बेचा जा सकता है, अगर उसका कोई एक्सचेंज वैल्यू है तो वो मार्केट का हिस्सा है, अदरवाइज वो मार्केट का हिस्सा नहीं है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने मार्केट में पढ़ा, मैंने स्टार्ट में और भी चीजें बताई हैं, जो बच्चे लेट आए हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा। चलो, ओवरऑल उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ निश्चय, ये पार्ट कहने के तो आप ये भी कह सकते थे छठे पॉइंट में, 6 पॉइंट में तो आप ये भी कह सकते थे कि सर नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। यस सर। नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन,
सर हम लोगों को मार्केट कंडीशन का नॉलेज होता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं बच्चों, आज मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया लेज, आपको तुरंत स्ट्राइक किया, अच्छा हाँ सर चिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, डेयरी मिल्क। सोचो बच्चों, अगर ये प्रोड्यूसर, ये कंपनी, ये जो सेलर्स हैं, अगर ये एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हमें बताते ही नहीं, तो हमें पता भी नहीं चलता बच्चों, और ना हम लोग डिमांड करते। तो ना ना वो सप्लाई करते, ना हम डिमांड करते, और ना हमें नॉलेज होता, तो पता चलता बच्चों कि ये मार्केट का कभी हिस्सा ही नहीं बनता, ये कभी भी मार्केट का कोई पार्ट नहीं बन पाता। तो नॉलेज का भी होना जरूरी है, बिना नॉलेज के मार्केट का ये पार्ट नहीं बन सकता। होप सो क्लियर होगा। चलो करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पर, मार्केट के डिफरेंट फॉर्म्स पे बात कर रहे हैं। तो देखिए मार्केट कितने फॉर्म्स के हैं, मार्केट कितने तरीके के हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मार्केट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। आइए हम आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए सबसे पहले मार्केट दो पार्ट में बढ़ता है बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। और बच्चों इम्परफेक्ट को फिर हम लोग फर्दर पढ़ते हैं इस तरीके से, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूपोली, मोनोप्सोनी, इस तरीके से। मार्केट का रियल में जो क्लासिफिकेशन है वो किस ग्राउंड पर है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हो गया। हाँ बच्चों बिल्कुल, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हो गया। देखिए ऐसे आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम नॉलेज के लिए आपको एक बात बताना चाहेंगे, एटलीस्ट आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए। देखिए अभी आप ज्यादा टेंशन मत ले लेना, ठीक है, बस थोड़ा सा 2 मिनट, अपना 2 मिनट वक्त दो। देखो बस सर 2 ही मिनट सर। ये जो मार्केट है ना बेटा, जब हम लोग मार्केट का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये बहुत बेसिस पर होता है। मार्केट का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, जिस बेसिस, जिस आधार पे किया जाता है, ये बहुत तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहले तो मार्केट की जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया, हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया के ग्राउंड पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा, ऑन द नेचर ऑफ, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर भी बांटा गया है मार्केट को, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। एक बेसिस होता है बच्चों हमारा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ओके, और एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वॉल्यूम कितना है। और फिर बच्चों एक होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो हमारे सिलेबस में यही है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। आपको एक अंदाजा लगा बच्चों मार्केट कितना बड़ा पार्ट है, जो कि आप पढ़ते बहुत कम हो, मतलब आपको बहुत कम सिलेबस दिया गया है 11th 12th में। सोचिए, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, कोई डिस्कशन नहीं है सिलेबस में। टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, कुछ भी नहीं है। बस हम लोग एक ही पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। इसको बस मैंने 2 ही मिनट लिया बच्चे, मैंने 2 मिनट बोला, 2 ही मिनट लिया,
एक होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है हमारा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट। अब इम्परफेक्ट बच्चों क्लासिफाई है फिर डिफरेंट पार्ट्स में। फिर इम्परफेक्ट को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे देखिए मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूपोली, मोनोक्सोनी, बायलेटरल मोनोपोली, अब एक बात बताते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये तुम्हें पढ़ना नहीं है। बस तुमको पढ़ना क्या है ये देखो। बस तुम्हें पढ़ना है बच्चों, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। हम लोग वापस चलेंगे सिलेबस पे। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली, बस हम लोग को यही पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया तो अभी मैंने बांटा ही नहीं, आपको दिखाया भी नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ये सब बाकी है। बाकी मतलब ये सब मार्केट का पार्ट है, आप हायर स्टडीज में पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़ना है। ओके, चलो तो वापस हम लोग अपने सिलेबस पे चलते हैं बच्चों। ये रहा हमारा सिलेबस, ये और ये तीन। अब तुम लोग थोड़ा सा चैन का सांस लिए होगे, ये तो घबरा गए होगे, बाप रे बाप ये क्या हो गया, इतना पढ़ना है ना? लग रहा होगा अंदर से बेचैनी टाइप का। चलिए सर, एक बात बताइए, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ये क्या है सर? मतलब ये किस तरह के मार्केट के सिचुएशन को बताया जाता है? देखो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन ना एक मार्केट का सिचुएशन है। परफेक्ट कंपटीशन इज लिटरली अ सिचुएशन। देखिए, कहता है बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर है, ये एक मार्केट का टाइप है। कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब इसकी क्या कैरेक्टर है? बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी अमंग द इंडिविजुअल फॉर्म्स। एब्सेंस ऑफ राइवलरी, कोई किसी का राइवल नहीं है। ये एक ऐसा मार्केट सिचुएशन है, कहता है बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन इज डिफाइंड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच एन इंडिविजुअल फॉर्म्स कैनॉट इन्फ्लुएंस प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन। कहने का मतलब बच्चों कि हम लोग इंडिविजुअली इस मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मतलब एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अगर एक सेलर है, मान लो ये भाई साहब वेजिटेबल्स वेंडर हैं, मान लो बेटा ये सब्जी बेचते हैं, ये वेजिटेबल वेंडर्स हैं, मार्केट में वेजिटेबल्स बेचते हैं, ठीक है, आलू प्याज इस तरह से इनकी सामग्री है, और ये सेल करते हैं। बच्चे अगर ये कभी ऐसा सोच ले कि ये इंडिविजुअली पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये गलत होगा। मतलब ये अकेले मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इनके अकेले नहीं सेल करने से बच्चे मार्केट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। और इन लोगों का आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा सोचो ना बच्चों, क्या कंपटीशन होगा? एक और वेंडर है, ये भी आलू और प्याज बेच रहा है, ये क्या बोलेगा कि हमारा आलू पढ़कर आया है, अमेरिका से आया है, कैम्ब्रिज और लंदन से आ रहा है? नहीं बोल सकता ना बच्चों। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ राइवलरी है। परफेक्ट कंपटीशन में आपस में कोई राइवल नहीं होते। पता है बच्चों राइवल क्यों नहीं होते? क्योंकि हर लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, वो राइवल कैसे होगा? और वो किस ग्राउंड पर राइवल होगा बच्चों? राइवल का मतलब यहाँ कॉम्पिटिटर है, आपस में कंपटीशन की भावना की बात हो रही है, कॉम्पिटिटर्स जिसको हम कहते हैं। तो ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है,
ये लोग एक दूसरे के राइवलरी नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है बच्चों। इसलिए नहीं है क्योंकि सभी के पास एक ही जैसा प्रोडक्ट है। ये किस ग्राउंड पर कॉम्पीट करेंगे? सिंपल। और एक ऐसा मार्केट है बच्चों जहां एक इंडिविजुअल सेलर कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर वो ये सोचता है कि वो अकेले पूरे मार्केट को हिला देगा, लोगों को परेशान कर देगा, कीमत बढ़ा देगा, उसके नहीं बेचने से लोगों को प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है बस। तो सर एक बात बताइए, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन का कंक्लूजन क्या मिला? हम लोग क्या बोल सकते थे? बेटा सिंपल, हम लोग कह सकते थे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स भी लार्ज हैं और सेलर्स भी लार्ज हैं, हम लोग बोल सकते थे। और प्राइस पे इसलिए कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये लोग होमोजेनस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो सर यहां से कंक्लूजन ये निकला बच्चे कि हम लोग तो फिर डेफिनेशन रख सकते थे मार्केट का, बिल्कुल रख सकते थे। देखिए हम डेफिनेशन आपको बताते हैं थोड़ा लिखकर। हम लोग कह सकते थे कि परफेक्ट कंपटीशन बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट, where there is large number of buyers and sellers of a commodity। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा सर बायर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तो सर इसका यह मतलब हुआ कि एक इंडिविजुअल बायर भी अगर ऐसा सोचता है कि उसके नहीं लेने से मार्केट पे, उसके डिमांड नहीं करने से मार्केट के डिमांड पे फर्क पड़ेगा, तो वो गलत है। अगर बच्चों को इंडिविजुअल सेलर सोचता है कि उसके परचेज नहीं करने से मार्केट पे इंफ्लुएंस होगा, तो वो गलत है। अच्छा, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों कि होमोजेनस प्रोडक्ट is sold with no control over price by individual firm। मतलब बच्चों को जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होगा ना, वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। अब तुम कहोगे सर अगर सभी प्रोड्यूसर सभी सेलर यूनाइट हो जाएं, हाँ देन पॉसिबल, उस वक्त वो पॉसिबल है, उस समय वो किया जा सकता है। लेकिन सर रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं, रियल वर्ल्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते कि देखिए वापस से हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। सर परफेक्ट कंपटीशन का सबसे बड़ा फीचर क्या है? सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोगों ने अभी स्टार्ट में ही बात किया, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो सर इसका यह मतलब हुआ कि जो बायर्स, डिमांड भी बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल डिमांड भी बहुत होगा, लार्ज डिमांड होगा, इन्फिनाइट डिमांड होगा। तो सर सप्लाई भी तो इन्फिनाइट होगा, बिल्कुल। अच्छा सर अगर होमोजेनस प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, सारे सेलर जितने भी सेलर हैं सब लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है,
बच्चों जब किसी के प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो चाहकर कोई भी आपसे डिफरेंट अमाउंट मांग सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं लेगा। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों, देर आर सो मेनी बायर्स एंड सेलर दैट नो इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब बच्चों, मार्केट में ना तो इंडिविजुअल बायर इन्फ्लुएंस कर सकता है और ना इंडिविजुअल सेलर इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, मतलब सर, any change in output supplied by the single firm will not affect the total output of the industry। मतलब एक इंडिविजुअल सेलर बच्चों अगर सप्लाई को रोक देगा ना, इंडिविजुअल सप्लायर अगर सप्लाई को रोक देगा तो मार्केट सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इंडिविजुअल बायर इंडिविजुअल डिमांड को रोक देगा तो मार्केट डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों हम लोग कहते हैं कि जो सेलर है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर है। क्या है? प्राइस टेकर। क्यों बच्चों? क्योंकि उसको वही प्राइस रिसीव करना पड़ता है जो मार्केट में चल रहा है, सस्टेन कर रहा है। देखिए, आइए थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करते हैं जो हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है। देखिए बच्चों, ये है हमारा सप्लाई कर्व, एसएस इज अ सप्लाई कर्व और डीडी इज अ डिमांड कर्व। देखिएगा बच्चों, ये डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बच्चे, जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई मैच करता है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और इस प्राइस को, यानी ओपी जो प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। क्योंकि जिस प्राइस पर दोनों लोग एग्री हो जाए बच्चों, बायर भी एग्री हो जाए और सेलर भी एग्री हो जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और बच्चों जिस क्वांटिटी पर, देखिएगा ऊपर डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि दोनों लोग इंटरैक्ट क्यों करते हैं, ताकि क्वांटिटी और प्राइस तय कर सके। रुको 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 जरा देखो, दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट, बायर एंड सेलर इंटरैक्ट टू डिटरमाइन द प्राइस। बच्चों एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज जा रही है? हेलो? यस सर, यस सर। गुड। देखो बेटा, यही पॉइंट है, वो यही पॉइंट है कि दोनों लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। देखिएगा जरा, अब देखिए, आप इस डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। डिमांड किसके साइड से है? बायर के साइड से है। और सप्लाई किसके साइड से है भाई? तो सेलर के साइड से है। अब देखिए, डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पर एग्री हो रहा है, कहने का मतलब कि एक ऐसा प्राइस जिस पे बायर और सेलर रेडी हो गए, तो इस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे और इस क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे बच्चों। और देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है, इस प्राइस को सभी फर्म को रिसीव करना होगा बच्चों। मतलब सेम प्राइस पर सारी कंपनियां बेचेंगी। इस इंडस्ट्री में सभी लोगों को इसी कीमत पर बेचना होगा। इसलिए कहते हैं बच्चों, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्ट कंपटीशन में इसलिए इन्फिनाइट होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है। और बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, एआर और एमआर इसलिए सब सेम है। देखिए, आपको थोड़ा याद दिलाते हैं हम। एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में सेम होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आउटपुट 1 2 3 4 5। ये हम ले लेते हैं बच्चों प्राइस, 10 रुपीज 10 रुपीज 10 10 10। ये देखिए, हमको टोटल रिवेन्यू निकालना था। तो बच्चों जब हमको टोटल रिवेन्यू निकालना है तो टोटल रिवेन्यू कैसे आएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, 10 रुपीज 20 30 40 एंड 50। एवरेज रिवेन्यू निकालेंगे बच्चों, तो टी आर डिवाइडेड बाई आउटपुट। मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है, याद कीजिए। 10 और 10। ऑब्जर्व करो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और एआर दोनों सेम हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों कि ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है बच्चों, यही कहलाता है प्राइस लाइन।
इसको हम लोग प्राइस लाइन भी कहते हैं और डिमांड लाइन भी कहते हैं। यही एआर कर्व भी होता है और यही एमआर कर्व भी होता है। यही है बच्चों डिमांड लाइन, ये प्राइस लाइन, एआर कर्व और एमआर कर्व, तीनों सेम है बच्चों। परफेक्ट कंपटीशन में तीनों एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। कुछ याद आया? हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। मनीषा याद आया? जोया, नीतीश, आयुष? यस सर। एक बार आप लोग उसको पढ़िए, हम वेट करते हैं, कोई डाउट होगा तो बताते हैं। देखिए दूसरा, सर एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये सब के सब होमोजेनस प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब एक जैसा। एग्जांपल बच्चों, अगर हम ब्रेड की कंपनी पे बात करें, एग्जांपल बच्चों ब्रेड की कंपनी पे बात करें, तो सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही बना रहे, ब्रेड ही बना रहे। हाँ अलग बात है बच्चों कि हो सकता है किसी का फ्रूट ब्रेड होगा, किसी का नॉर्मल ब्रेड होगा, कोई मैदा से बना रहे होंगे, आटा से बना रहे होंगे, लेकिन बच्चों ब्रेड तो ब्रेड है। जितनी कंपनी भी फ्रूट ब्रेड बनाती है तो वो तो फ्रूट ब्रेड ही कहेगी, वो कुछ और तो नहीं कहेगी। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी फर्म हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब के सब होमोजेनस प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब एक जैसा। ये जो प्रोडक्ट है इन लोगों का वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। कहने का मतलब बच्चों कि अगर हम लोग मार्केट में मिल्क लेने गए, मान लो दूध लेने गए, सुधा का दूध नहीं मिला, तो हम लोग राज का भी तो ले सकते हैं, नेचर फ्रेश का भी तो परचेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग को बटर लेना था, अमूल का बटर नहीं मिला मार्केट में, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हम सुधा का भी तो बटर उठा सकते हैं, परचेस कर सकते हैं ना बच्चों। तो कह कि इस मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एकदम एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि मार्केट पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं कंट्रोल होता है? क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है बच्चों उसमें कोई भी डिफरेंट क्वालिटी नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं पाई जाती जो कि अलग हो, डिफरेंट हो। इसलिए आई बात समझ में? अच्छा, तीसरा कैरेक्टर बच्चों, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बच्चों इस तरह इस मार्केट में कोई बैरियर्स नहीं है बच्चों, कोई रुकावट नहीं है, कोई लीगल रूल्स नहीं है कि आप इस मार्केट में इंटर नहीं कर सकते। एकदम सिंपल है बच्चों। इस मार्केट में जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखता है ना, अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब देखना बच्चों, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। जब बच्चों हम लोगों को मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगा, प्रॉफिट दिखने लगेगा, तो हम लोग ऑटोमेटिकली इस मार्केट में मूव कर जाते हैं बच्चों। तो फ्री एंट्री और एग्जिट बच्चों, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम लोग ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, ग्रोसरी आइटम शॉप खोलने के लिए हमें कोई लाइसेंस नहीं लेना है, वेजिटेबल्स मार्केट के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना है, फ्री एंट्री और एग्जिट है, फ्रीडम है मूवमेंट का। बस फर्क इतना है बच्चों कि जब इस मार्केट में एक्सेस प्रॉफिट स्टार्टिंग फेज में दिखने लगता है तो बहुत सारे फर्म, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अट्रैक्ट होते हैं। और जब बच्चों इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं बचता है, प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम होने लगता है बच्चों, प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, तो जो सेलर है वो मार्केट को छोड़कर जाने लगते हैं, वो कोई दूसरे बिजनेस की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं। बस यही सिनेरियो है। इसका इम्प्लीकेशन भी है बच्चों ताकि तुमको चीजें समझ में आए। और बच्चे इस मार्केट में हम तब तक रहते हैं जब तक हमें लॉस नहीं हो रहा है। जैसे बच्चे हम लोगों को लॉस होने लगता है इस मार्केट, या प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाता है, हम लोग इस मार्केट से क्या ले लेते हैं? एग्जिट ले लेते हैं। कोई भी बच्चे, जब उस मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं होगा बच्चों, तो दुनिया का कोई भी सेलर, कोई भी प्रोड्यूसर
कोई भी मैन्युफैक्चरर क्यों रहेगा? लॉजिकल बात है ना बेटा, ये तो समझने वाली बात है। देखिए फिर कहता है बच्चों परफेक्ट नॉलेज। बच्चों इस मार्केट में जो बायर्स है ना उनको परफेक्ट नॉलेज है, सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज है। बच्चों ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में शुगर 42 रुपीज पर केजी मिल रहा है और आप मेरे शॉप पर आ जाओ और मैं आपको बोलूं 90 रुपीज पर केजी और आप ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। क्यों? पता है? बिकॉज ऑफ परफेक्ट नॉलेज। बायर और सेलर बच्चों दोनों मार्केट कंडीशन को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ना तो बायर आपसे ज्यादा प्राइस पे करेगा और ना सेलर आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग मार्केट कंडीशन को बेहतर तरीके से जानते हैं। आप लोग भी तो जानते हो बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आप जिस कंपनी का पेन परचेज करते हैं आपको पता है कि वो पेन कितने का है, तो यू आर टोटली अवेयर अबाउट मार्केट कंडीशन। बोलिए, कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए सर, तो काफी आइडिया लग गया हम लोगों को। आप लोग एक बार पढ़ लो बच्चों, गो थ्रू कर लो इस पॉइंट को खुद से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो हमसे। आइए बच्चों, दो पॉइंट और है, हम दोनों आइए इस पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए बच्चों, कहता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना वो परफेक्टली मोबाइल है। अच्छा सर, परफेक्ट मोबिलिटी का क्या मतलब है सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये परफेक्ट मोबिलिटी है? देखिए बच्चों, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना बेटा इसमें, जैसे वर्कर हो गया, सेलर हो गया, बायर हो गया, कोई भी हो गए। बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको पता हो कि उस प्लेस पर ये गुड्स कम प्राइस में मिलता है, सस्ता मिलता है, सेलर को पता हो बच्चों कि उस प्लेस पे ये प्रोडक्ट महंगा बिकता है, वर्कर को पता हो कि वहां मुझे ज्यादा मजदूरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, बच्चों हर लोग तो ज्यादा इनकम की तरफ और प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सर, एक एक वर्कर सोचेगा कि वो वही जॉब करे जहां उसे ज्यादा वेजेस मिले। बच्चों एक सेलर सोचेगा वो प्रोडक्ट को वही बेचे जहां उसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। बच्चों एक कंज्यूमर सोचता है, बायर सोचता है कि जहां उसे कम में मिले। तो बच्चों परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मूवेबल, मोबाइल। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल है, वो मूव करेंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और लास्ट हमारा पॉइंट है बच्चों एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। अच्छा कैसे? सुनो बच्चों, जीरो क्यों कहा गया है? बच्चों ज्यादातर हम लोग सोचते हैं इस प्रोडक्ट को हम लोग लोकली सेल करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम किसी फार्मर को स्टडी करें, वो कोशिश करता है, सोचता है कि वेजिटेबल्स को वो लोकल मार्केट में ही बेच दे ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा कम लगे। सोचो ना बच्चों, हम लोग बिहार से वेजिटेबल्स अगर दिल्ली भेजते हैं, वहां क्या नया भेज देंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? हमारा बिहार से आया है सब्जी, लिट्टी चोखा खाकर, ऐसा बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो कोशिश हम करते हैं बच्चों की जो होमोजेनस प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से उस तरह की मार्केट में सस्टेन कर रहा हो, ऑलरेडी हो, तो उस प्रोडक्ट को हम उस जगह क्यों भेजेंगे बच्चों? आप सोचो। तो ज्यादातर हम उसको लोकली मार्केट में लोकली प्रोडक्ट गुड्स को सेल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। और एक सेंस में और कहा जाता है बच्चों, कुछ कुछ राइटर्स कहते हैं कि सेलिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगा। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट की बात करते हैं। अच्छा क्यों कहते हैं सेलिंग कॉस्ट? क्योंकि बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेलिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। ओके, कोई दिक्कत बच्चों? चलो, तो यहां तक
आपने परफेक्ट कंपटीशन आज पढ़ लिया। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत?